जी, जी, जी। मैं बार-बार बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन लाज़मी आना है मार्केट स्ट्रक्चर्स में से। एक दूसरे चंक में से आना है। बहुत बड़ा रिस्क लोगे, मार्केट स्ट्रक्चर्स में इतनी वेरिएशन है कि आई कांट इवन बिगिन टू कवर इट। तो आप फँस जाओगे। इतनी प्रैक्टिस अब इनकी हो चुकी है, अब ये ना करो। जी। बट ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, वो बड़े टफ से क्वेश्चन मार्केट स्ट्रक्चर्स के होते हैं, जैसे अभी आपको एक करवाया भी था कि कब तक कंटिन्यू करेगी फर्म, ऑब्जेक्टिव्स भी मिला हुआ था, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। इसलिए आई चूज दीज टॉपिक्स विच आर मोर प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस। अब लास्ट मिनट ये समीत गलती ना करना मार्केट स्ट्रक्चर्स वाली, ओके? ओके, कर लो। अगस्त में देख लेना, रिजल्ट खराब होएगा। बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, लेट्स गो ऑन। अब बच्चे करते रहे पास्ट में भी ऐसा और बड़ा गलती करें। चले, लेट्स मूव ऑन नाउ, काफी बच्चे आ गए। लेट अस गो टू द सेम पेपर। एक कार्डिनल अप्रोच का। जी, जी। जी, अगर टाइम बचा तो इस क्लास में करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है? मैं आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी बताता हूँ, क्योंकि वो बच्चों को, इवन अमीन को भी मसला आ रहा था, तो इसका मतलब है बच्चों की ज़्यादा उसमें तैयारी नहीं है। जी, 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 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो वाली। ये वाला मैं अभी दिखाता हूँ आपको, कार्डिनल अप्रोच का। और थोड़ा-सा पहचानने के लिए कि कौन-सा क्वेश्चन किसका होता है, अगर वो जैसे इसने साफ-साफ यहाँ पे बोला है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी आपने, ओह! अच्छा, मैं तो शायद कुछ गलती कर गया हूँ, कुछ, चलो इसको मिटा देते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी जो है, वो उसने मेंशन किया, इसका मतलब है कार्डिनल अप्रोच पे क्वेश्चन है। अगर वो इंडिफरेंस कर्व साफ बताता या ना बताता, तो फिर आपके पास चॉइस थी कि आप कोई भी अप्रोच ले लें, कार्डिनल, ऑर्डिनल, आपकी मर्ज़ी थी। राइट? इधर आपने, उसने साफ यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बोला है, तो हम कार्डिनल अप्रोच के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। राइट जी? अब ज़रा तसल्ली से इस अप्रोच को, तसल्ली से, जैसे मेरे नोट्स बने हुए हैं, एग्ज़ैक्टली वही आंसर है। इवैल्यूएट वेदर margin utility theory can fully explain the link between the change of price of a good and quantity demanded of that good. Simple. अब जी, हम सबसे पहले बताएंगे कि ये एल ई एम यू पे, एल डी एम यू को बस टच करना होता है। यस, 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 यस। जी, जी, बिल्कुल। कार्डिनल अप्रोच का हिस्सा है ये। इसमें दो लॉज हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। फिर पहले आप की टर्म्स एक्सप्लेन करोगे, which are utility, satisfaction gained from consumption of a good or service. फिर जी, marginal utility, additional satisfaction gained from consuming one extra unit of a good or service. फॉर्मूला दे दें, TUN minus 1 units. और फिर total utility, which is the total satisfaction gained from consuming a given amount of goods and services. राइट जी? तो सबसे पहले आपने की टर्म्स प्रॉपर अच्छी एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद आप assumptions ऑफ कार्डिनल अप्रोच बताओगे कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन होल नंबर्स। Consumers have a utilimeter. Perfect. Shabash. Utility from different goods can be added and compared. उनको बताओगे कि ये assumptions हैं। राइट? उसके बाद MU ऑफ मनी इज कांस्टेंट। हर एडिशनल डॉलर हमें सेम सेटिस्फैक्शन देता है। गलत बात है, लेकिन हम मान रहे हैं। और साथ में रैशनल कंज्यूमर्स, डिटेल बताना उसकी। मोर ओवर लेस, दे आर फुली अवेयर ऑफ मार्केट कंडीशंस, प्रिसाइज रिसर्च करते हैं।
वो दूसरे में होती है। ठीक है जी, परफेक्ट रिसर्च होती है, उनको गुड्स की प्राइसेस, अपनी इनकम, मार्केट कंडीशंस का अच्छी तरह पता होता है। उसके बाद आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी को प्रॉपर बताना है। पानी दे चाय, पहले पानी दे। सब आठ। राइट बच्चों, अब जरा मेरा थोड़ा सा गला खराब हुआ था, तो आई एम आस्किंग फॉर वाटर। जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या कहता है? With continuous consumption, mu for every next unit consumed is less than previous unit. जैसे हम मुसलसल पानी पिए गर्मी में, तो पहले ग्लास से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, दूसरे से कम, तीसरे से और कम। जी बेटा, राइट जी। तो उसके बाद हमने ये बताने के बाद इसकी अजम्पशंस बताई, जो कि सिट्रस पैरिबस के फैक्टर्स हैं। इनकम, फैशन, टेस्ट एटसेट्रा शुड नॉट चेंज, वेदर शुड नॉट चेंज, रीजनेबल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन के, ब्रेक्स ना हो कंजम्पशन में। उसके बाद इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताएंगे, और फिर क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलती है, डिमांड कर्व कैसे निकलता है, वो बताएंगे। जी, मुझे बताइए, इफ एम यू इज ग्रेटर देन प्राइस, तो कंजम्पशन क्या होती है? कंजम्पशन rises. If mu is less than price, तो consumption falls. इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? When margin utility is equal to price. ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका थ्योरी है। आप जनाब यार ये बेसिक वाला डायग्राम बनाएंगे। बेसिकली एमयू कर्व ही डिमांड कर्व है, ये सारी थ्योरी का बेस है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के अंदर। और नहीं मेरा बेटा, वो एलईएमयू में है, आप समझो जरा, ये एलडीएमयू हम कर रहे हैं, उसमें मोर देन वन गुड्स है। एलईएमयू एलडीएमयू में सिर्फ वन गुड है। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ, एलईएमयू पे बेस्ड है अब्दुलरहमान। एलडीएमयू को बस इतना सारा टच करके हमने गुजर जाना है। ए पॉइंट पे एमयू प्राइस के बराबर थी, इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि इस सारे एरिया में एमयू वाज ग्रेटर देन प्राइस। क्वांटिटी बड़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये पहले पेज पे है, आप बच्चे इस पे कंफ्यूज हैं, जो कि आसान सा है। फिर प्राइस गिरी अगेन, इस एरिया में एम यू वॉज ग्रेटर देन प्राइस, अगेन कंजम्पशन बढ़ के क्यू से क्यू वन पे गई, बी पॉइंट पे दोबारा एम यू इज इक्वल टू प्राइस, इक्विलिब्रियम। तो आपने एक्सप्लेन करना है कि बिटवीन ए टू बी इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये उस दिन भी मैंने करवाया था, और इसी तरह के रिएक्शंस आए थे, इसी तरह के क्वेश्चंस आए थे, जो आज दोबारा हो रहे हैं। मुझे बताएं बच्चों, क्या मसला है? ये पहले 3 पेजेस हैं, सिर्फ पहले 3 पेजेस ऑफ योर नोट्स। प्लीज टॉक टू मी, कहाँ मसला आ रहा है? आगे तो है, लेकिन बेटे आपको लग रहा है ना, मेजॉरिटी को ये समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर किसने कहा है छोड़ें आप? यानी आप 2 चैप्टर्स तक भी जाना चाह रहे हैं एग्जाम में? कम ऑन मेरा बेटा। हाँ, उससे ज़्यादा चांस है, लेकिन इस पे भी आ सकता है ना, कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट है ये भी। अब जी लॉ, बेटे आ तो सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है। आपको जिस तरह सीआई का सिलेबस डिज़ाइन्ड है ना, ये 4 यूनिट्स बचा जाएँगे इंशाल्लाह। ठीक है? ये 4 यूनिट्स, लेबर मार्केट, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इंशाल्लाह इनसे में खैर हो जाएगी। फिर अगर ना हुआ तो कंज्यूमर बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स विल सेव यू।
लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी क्या कहता है? Consumer is in equilibrium when he spends his income on goods with given prices in such a way that mu of last unit of money spent on all goods is the same. Please इसको आज रिवाइज कर लें. तमाम गुड्स की mu वो कैलकुलेट करता है, उसकी प्राइस पे डिवाइड करता है. मसलन गुड x की mu उसने ली, उसकी प्राइस पे डिवाइड किया और उसको बराबर किया mu ऑफ गुड y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड y अप टू एनी नंबर ऑफ गुड्स. ठीक है. अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल बना देंगे न्यूमेरिकल कि भाई कोई वैल्यूज ले लीजिएगा. मैं लिख देता हूं, इधर हम mu लिख देते हैं. गुड x y और इधर प्राइस लिख देते हैं इन दोनों की. तो अब जी लेट्स से गुड x की mu थी 20 और इसकी प्राइस थी $4 और गुड y की प्राइस थी $5 और उसकी mu थी 30. तो 20/4 हमें 5 पर डॉलर mu आया और y से 30/5 हमें 6 पर डॉलर mu आया. तो कंज्यूमर y की कंजम्पशन बढ़ाएगा, x की कम करेगा. y की कंजम्पशन बढ़ाने से mu गिरेगा, x का mu बढ़ेगा. एक्सपेंडिचर स्विच करता रहेगा जब तक mu पर डॉलर इज सेम फ्रॉम बोथ गुड्स. समझ आ गई मेरे बच्चों? ये आपने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नोट से लेके बनानी है. उसके बाद मेरे बच्चे इसका डायग्राम बहुत सिंपल सा है. अब याद रखना आप सिर्फ एक ही गुड का बना सकते हैं, तो मैं गुड y का बना रहा हूं. यूटिलिटी, प्राइस, क्वांटिटी. डिमांड कर्व की शक्ल का mu बनाएं जो कि गिर रहा होता है विद क्वांटिटी कंज्यूम्ड. लेट्स अज्यूम कि प्राइस P0 थी, A पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था, यानी mu ऑफ x0 divided by price of x0 was equal to mu of y0 over price of y0. अब y की प्राइस गिरी, उसका mu बढ़ेगा पर डॉलर, हम उसको ज्यादा खरीदेंगे तो mu ऑफ x बढ़ेगा और प्राइस इसकी अनचेंज थी, जबकि y की mu कम हुई ज्यादा कंजम्पशन से, उसकी प्राइस कम हुई थी. नया इक्विलिब्रियम बी पॉइंट पे आया. समझ आ गया? एंड पे हम इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज, थैंक यू मान, डिमांड कर्व इज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. ठीक हो गया. हॉरिजॉन्टल सम जमा करना of individual demand curves gives us market demand curve. ठीक हो गया. फिर जी assumptions बताइएगा, वही सॉरी लिमिटेशंस, वही assumptions ही लिमिटेशंस हैं कि यूटिलिटी मेजर नहीं की जा सकती होल नंबर्स में. हमारे अंदर यूटिलोमीटर है लेकिन वो इतना प्रिसाइज नहीं है. इनकम, फैशन, टेस्ट, सिट्रस पैरिबस के फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं. तो ये कहना कि जी कंज्यूमर हर वक्त रैशनल बाइंग करेगा, गलत है. कंज्यूमर रैशनल नहीं है. एडवर्टाइजमेंट से भी इम्पैक्ट हो जाता है. उसको अचानक चीज़ पसंद आती है, इम्पल्स में ख़रीद लेता है, रिसर्च प्रॉपर नहीं करता, तो ही कैन मेक मिस्टेक्स, मेक इरैशनल डिसीजंस. सो बैक टू द क्वेश्चन कि किस हद तक it can explain the behavior of a rational consumer to changing price of the good and its quantity demanded, but in reality consumers are irrational. They make decisions based on advertisement,
information provided by friends, changes of tastes and fashion, etc. So it can only give us basics for the behavior of consumer, does not fully explain the normal dynamic consumer. समझ आ गई मेरे बच्चों? कोई सवाल यहाँ पे? ये प्लीज आज रिवाइज कर देना, 2 पेज का है, बहुत आसान है। सो कल सुबह खुदा ना खास्ता ये आया तो ये ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। नेक्स्ट जी, प्राइवेटाइजेशन इज ऑफन रिक्वायर्ड बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक बिफोर दे आर प्रिपेयर्ड टू ऑफर सपोर्ट। कौन सा? खुद देखो, नीचे क्वेश्चन पढ़ो, मैंने जाने से पहले बताया भी था। ये ये असल वाला हदीद है या कोई और है? तस्वीर भी है, ये महल यही असल है। या जी, असली वाला ही। जी बेटे, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमने प्राइवेटाइजेशन को पकड़ना है और एक्सप्लेन करना है। प्राइवेटाइजेशन इज व्हेन गवर्नमेंट transfers ownership of its state owned businesses to private sector. It can be an outright sale, it can be franchising, it can be giving a part of production process to the private sector, a certain department to them. ये सब privatization है। अब जी, resource allocation is based on economic efficiency. Economic efficiency is when output is produced at the lowest possible cost, called productive efficiency. Output produced is according to consumer preferences, called allocative efficiency, where MC is equal to price, marginal social cost is equal to marginal social benefit of the last unit, and consumer welfare, producer consumer surplus, is maximized. वही डायग्राम एलोकेटिव एफिशिएंसी का। ये है सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन वर्ड प्राइवेटाइजेशन कंफ्यूज्ड एवरीबॉडी आई गेस। तो अब जी, प्राइवेटाइजेशन से कैसे रिसोर्स एलोकेशन इंप्रूव होती है? फ्री मार्केट के फायदे। प्राइवेट सेक्टर वर्क्स टुवर्ड्स प्रॉफिट मोटिव, will reduce the cost of production, there'll be a lot of competition, they will increase innovation and choice for consumers, they will use latest technology, reduce their cost of production, which may go towards, हाँ, so they might go towards making lower cost production and closing on productive efficiency. They might produce according to consumer preferences, quickly respond to their demands, resulting in allocative efficiency। ठीक है। इसके अलावा जी, प्राइवेटाइजेशन में कंज्यूमर्स की चॉइस बहुत बढ़ती है, कंज्यूमर सॉवरेंटी बहुत बढ़ती है, जो वो चाहता है बन जाता है, और बड़ा प्रॉफिट मोटिव की वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है। ये सब कुछ करने के बाद, हाउएवर, प्राइवेटाइजेशन में लीड टू मोनोपोलीज। इम्परफेक्ट मार्केट्स में मोनोपोलीज वगैरह आती हैं जो कि नॉट एफिशिएंट इकोनॉमिक्स की थ्योरी के मुताबिक। जी मेरा बेटा। हाँ, लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब जी, मोनोपोली बन गई, ये उसका डिमांड कर्व, ये उसका एमआर कर्व। अपनी आसानी के लिए नॉर्मल प्रॉफिट दिखाओ ताकि आपको बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स ना करनी पड़े, बहुत सारी लाइंस बीच में ना आए। एमसी लगाएं, एमसी एमआर की आउटपुट लें और डिमांड कर्व तक जाके मोनोपोली की प्राइस सेट करें, प्राइस मोनोपोली। और ये ए पॉइंट पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि लोएस्ट कॉस्ट पॉइंट ऑप्टिमम एमसीएसी था। सो एमसीएसी के बराबर नहीं है हमारी आउटपुट क्यूएम पे, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी डज नॉट एग्जिस्ट। फिर जी, हमारी आउटपुट पे एमसी इज ओनली क्यूएम टू ईएम एंड प्राइस इज ऑल द वे ओएम टू पीएम। सो एलोकेटिव एफिशिएंसी आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये परफेक्ट मार्केट होती, एमसी सप्लाई कर्व होता, सप्लाई एंड डिमांड का इक्विलिब्रियम कंपेटिटिव मार्केट में यहां बनता, प्राइस कम होती, आउटपुट ज्यादा होती, आउटपुट कम बनने की वजह से इतना एक्स वाई डेड वेट लॉस हुआ। आप समझ आ रहे हैं? मैंने बहुत दफा डायग्राम करवाया है। आई होप द रेगुलर किड्स आर क्लियर ऑन दिस। अमीन मुदस्सर, आर यू इन द क्लास? जी, दोबारा कर लेते हैं। बनाऊं या एक्सप्लेन करूं?
नहीं, नहीं बना देता हूँ, कोई मसला नहीं। जस्ट इन केस सुबह आ जाए तो ये ना हो कि रिग्रेट रह जाए कि आखिरी रात बच्चों ने पूछा था। हाँ, जी। बेटे, शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट वो होता है जहां से एमसी गुजर रहा होता है। ठीक है, ये है टेक्निकल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। अब देखो जरा, प्राइस कॉस्ट बेनिफिट क्वांटिटी। सबसे पहले आपने सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट का मोनोपोली का डायग्राम बनाना है। डिमांड ए आर, एम आर पहले गिरेगी। नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए आप लेफ्ट से स्टार्ट करना, काफी देर टेंजेंसी देना और फिर एसी को ऊपर। अब इसका लोएस्ट पॉइंट से एमसी गुजारो। एमसी एम आर की आउटपुट लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। और जब डिमांड कर्व तक जाओगे ये प्राइस बनेगी। अब कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट ऑप्टिमम था एमसीएसी वाला, हमारी कॉस्ट पॉइंट 8 पे है हमारी आउटपुट पे। अब समझ आ रहा है, एमसी इज नॉट इक्वल टू एसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज्ड। साथ में इस आउटपुट पे क्यू एम टू ई एम एम सी है और प्राइस उससे बहुत ज्यादा है। एम सी इज नॉट इक्वल टू प्राइस, एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ गया बच्चों, ये अभी भी प्रॉब्लम है? अगर ये परफेक्ट मार्केट होती, सप्लाई एंड डिमांड का इक्विलिब्रियम यहां बनता, ईसी प्राइस कम होती और क्वांटिटी क्यूसी ज्यादा होती। ये जो क्वांटिटी कम बनी है, इतना कंज्यूमर सरप्लस एक्स और इतना प्रोड्यूसर सरप्लस वाई, डेड वेट लॉस आ गया। समझ आ गई बात? ये किसी भी इम्परफेक्ट मार्केट का है। ठीक है, हम मोनोपोली के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। ठीक है, सवाल ये है, ये वाला। जी मेरा बेटा। आप मुझे मैसेज कर देना। जी। सॉरी, प्रॉपर वाला मींस? प्रॉफिट वाला बना दो, लेकिन उसमें इतनी लाइंस आ जाएंगी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आई एम ओके विद दैट। श्योर श्योर। अच्छा प्लीज, ये आखिरी दफा है, अच्छी तरह समझ लो। डिमांड कर्व सबसे पहले लगाओ, ए आर, लेबल्स, प्राइस कॉस्ट बेनिफिट या खाली प्राइस क्वांटिटी, फिर एम आर को उससे पहले गिरा दो। अब एवरेज कॉस्ट को हम नीचे तक लाते हैं प्रॉफिट दिखाने के लिए, और एम सी को उसके लोएस्ट पॉइंट से गुजारते हैं। अगेन एम सी एम आर की आपने इक्विलिब्रियम लिया, ये क्वांटिटी बनी। अब देखना कितनी लाइंस हो जाएंगी। आपका एवरेज कॉस्ट ए पॉइंट पे है जबकि लोएस्ट पॉइंट ऑप्टिमम था। ठीक है, डिमांड कर्व तक प्राइस बनी और ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट। समझ आ गया? राइट। अब देखना कितना मुश्किल हो जाएगा ये डायग्राम एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाने की वजह से। एमसी एसी के बराबर नहीं, एमसी प्राइस के बराबर नहीं, यहां तक तो आसान है। लेकिन अगर परफेक्ट मार्केट होती, एमसी एम आर का इक्विलिब्रियम यहां बनता, प्राइस यहां बनती, क्वांटिटी देखो कितनी ज्यादा लाइंस बन रही हैं। यू मेकिंग इट hell lot of difficult for yourself to find the actual, dead weight loss area। normal profit बनाए। समझ आ रही है? यही तो कह रहा हूं, अगर आप यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट वाला बनाएंगे तो कितना नीट डायग्राम है। साफ साफ दोनों की आउटपुट्स प्राइसेस अलग हो रही हैं, डेड वेट लॉस क्लियर हो रहा है। एवरीवन क्लियर? अब उसके बाद और क्या मसला आएगा प्राइवेटाइजेशन के रिजल्ट में? डीमेरिट गुड्स ज्यादा बन जाएंगी, वो मार्केट फेलियर एक्सप्लेन कर दो। मेरिट गुड्स कम बन जाएंगी, वो मार्केट फेलियर। एक्सटर्नल कॉस्ट बेनिफिट चाहे थ्योरी कर दो, सारा आंसर हो गया। So privatization does lead to improved allocation of resources because of profit, choice, and efficiency. But when market failures occur, government intervention becomes necessary or desirable. But even government intervention does not ensure improvement in allocation of resources. क्वेश्चन वही था, बस वर्डिंग चेंज थी। कर दें, बिल्कुल कर दें। लेकिन
Again, I mean, unemployment is not inefficiency. इकोनॉमिक एफिशिएंसी के जी क्यों बनाएंगे? प्राइवेटाइजेशन के रिजल्ट में ही तो प्राइवेट मोनोपोलीज बनती हैं जो एक्सप्लॉइट करती हैं। ठीक है, उन्होंने नहीं बनाया, बट देखो, क्वालिटी ऐड हो जाती है ना ग्राफ से। आप नहीं बनाना चाहते, सिर्फ सारे मार्केट फेलियर्स लिख दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि डायग्राम मांगा नहीं हुआ। बच्चों क्लियर हो गया? मैं चलूं आगे? जी जी अनस, जल्दी करें। मैंने दिखाया तो, अभी बना के दिखाया आपको। अरे यार, सेम चीज है। या ओके जी। अब मेरे बच्चों, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4। अब्दुल्ला जाकिर ने कहा था सर ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, इज राइट, इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन, इट इज जस्ट अनफॉर्चुनेटली अ लिटिल बिट कॉन्वोल्यूटेड, जरा कंफ्यूजिंग। क्वेश्चन 4 को ही देखते हैं। टेबल शोज बिलो कंटेन सम की इकोनॉमिक डेटा फॉर मेक्सिको, इवैल्यूएट द यूज ऑफ दीज स्टैटिस्टिक्स इन असेसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन मेक्सिको। सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा खासा पैराग्राफ लिखो। इट रेफर्स टू overall quality of life in a country, which includes monetary and non-monetary factors, real GDP per head, HDI यानी education and healthcare, quality of environment, life expectancy, crime rate, you know, law and order, spiritual happiness, सब कुछ इसमें आ जाता है। अब जी हम एक एक करके जज करते हैं। उसने कहा जी हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम इज 18.5 बिलियन पीसो। ठीक है, अब जरा बताते हैं कि जीएनआई कैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स को जज करता है। इफ जीएनआई इज high, because we haven't been given population figures, we don't know per capita income. Also, there is no information of data before 2020 कि GNI कितना था। If it is rising, living standards are likely to rise, क्योंकि incomes बढ़ेंगी, employment बढ़ेगी, लोग ज़्यादा एजुकेशन अफोर्ड कर सकेंगे, हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीद सकेंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। ठीक है जी। लेकिन हमारे पास ना पिछले सालों का डेटा है ना पॉपुलेशन, तो हम सही जज नहीं कर पाते। इवन अगर जीएनआई बढ़ा भी था, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद जीडीपी या जीएनआई एज अ मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। ये क्या क्या मिस करता है, बताओ मुझे? ब्लैक मार्केट्स, हिडन इकोनॉमी, शैडो इनफॉर्मल इकोनॉमी, स्मगलिंग, टैक्स अनपेड इकोनॉमी, वो सारी शो नहीं करता। नहीं नहीं बेटे, वो क्यों मिस करेगा? इनफॉर्मल अनरजिस्टर्ड को मिस करता है। उसके अलावा जी, इट डज नॉट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ मोर प्रोडक्शन ऑन एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल कंडीशन खराब हो रही होती है, लिविंग स्टैंडर्ड नीचे जा रहा होता है, जीएनआई बढ़ रहा होता है। यस, एग्जैक्टली, सिवाय ईमान के किसी का रिवीजन नहीं है यहाँ पे। आप औरों की आवाज आनी चाहिए। यस, शाबाश, वेरी गुड। अभी भी तसल्ली से, तसल्ली से। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जीएनआई है और इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है। लेकिन अगर हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीएनआई दिया होता तो हमें पता लगता कि नेशनल आउटपुट ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रियल जीडीपी के क्या हालात। जी। हाँ, वो हम उस पे बाद में जज करते हैं, ठीक है। अभी मैं नॉमिनल वेजेस, हाँ बिल्कुल सही है, नॉमिनल वेजेस पे बाद में आते हैं। जीएनआई बढ़ रहा है लेकिन मिलिट्री गुड्स बन रही हैं, कंज्यूमर गुड्स नहीं बन रही, तो लिविंग स्टैंडर्ड नीचे जा रहे होंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी, अगर जीएनआई बढ़ रहा है लेकिन मैक्सिको में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेंसिव हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज, परचेजिंग पावर पैरिटी कम है, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर नहीं होंगे। अब चलते हैं जी नॉमिनल वेजेस। नॉमिनल वेजेस बढ़ी, दैट शोज इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, लेकिन दे इंक्रीज बाय जस्ट 2.8%, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ी है 3.4% से। तो रियल टर्म्स में इनकी वेजेस -0.6% गिरी हैं।
तो इनकी अफोर्डेबिलिटी, परचेजिंग पावर, एजुकेशन, हेल्थ केयर खरीदने की एबिलिटी कम हो रही है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, इसका मतलब है कि टैक्सेस या कम हुए हैं कुछ, उससे भी लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है, which seems pretty low. Again, an indicator of improved living standards as people will have more incomes, more spending power, more ability to buy goods and services, healthcare, education, better quality clothing and housing. Population growth rate बहुत माइनर है, तो इससे भी लगता है कि इनका जो रियल जीडीपी ज़्यादा होना चाहिए. बट द डेटा इज विदाउट comparisons, without base year figures. Therefore it is very difficult to comment कि overall living standards मेक्सिको में अच्छे हुए हैं कि नहीं. समझ आ रही है मेरे बच्चों? पूरा एनालिसिस कर देना, मेनली जीएनआई का, क्योंकि उसके ऊपर हमने बहुत पढ़ा हुआ है. जी, any questions on this one? Okay, जी जी जी. सॉरी. आ, कर सकते हो अगर जीएनआई बढ़ रहा है, लेकिन जीनी कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें चाहिए टू फाइंड आउट इफ इनकम्स आर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड या चंद ग्रुप्स के पास इनकम्स स्टे कर रही हैं. हमें अदर इंडिकेटर्स चाहिए, एच डी आई, जी एन आई, सॉरी एच डी आई, न्यू म्यू, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ताकि हम बेहतर जजमेंट कर सकें. ये ज्यादा क्वांटिटेटिव फिगर्स हैं, हमें क्वालिटेटिव फिगर्स भी चाहिए. वैल्यूएशन में आप बोलोगे कि एज डिस्कस्ड अबव, it seems like Mexican living standards are improving, but the data is without comparative data, other countries' data, or previous year's data of Mexico itself. Therefore, it's very difficult to comment. We do not have other qualitative indicators. Very difficult to comment if Mexico's living standard actually rose. We only have some quantitative figures without comparison. We cannot make full judgment. ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है. इवैल्यूएशन तो जैसे ही आपने कहा कि नॉमिनल जीडीपी बढ़ा, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर लग रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन उससे तेजी से बढ़ी, रियल वेजेस गिर गई, तो लिविंग स्टैंडर्ड गिरा है. ये इवैल्यूएशन है हर जगह पे. ठीक है. यस. इस सब के ऊपर तीन तीन लाइनें लिख देना, यूल बी सेफ. जी मेरा बेटा. हाँ बिल्कुल करो कि हमें जीनी कोएफिशिएंट के फिगर चाहिए कि क्या जीएनआई बढ़ने से इनकम इक्वालिटी भी बढ़ी थी या कम हुई थी. एनवायरमेंट के फिगर्स चाहिए हमें, न्यू म्यू चाहिए हमें, एच डी आई चाहिए, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स चाहिए. हम कैसे जज करें इनकी बेस पे? आप कहना लिविंग स्टैंडर्ड इज अ वाइड टर्म दैट नीड्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा. दीज डेटा आर ओनली क्वांटिटेटिव. देयर इज हार्डली एनी क्वालिटेटिव फिगर. समझ आ गई बात? जी मेरे बच्चों, एनी क्वेश्चंस हियर? अच्छा, अब मैं कुछ चीजें आपको रिवाइज करवा दूं जहां पे मुझे लग रहा है बच्चों को नहीं आ रही, या सेक्शन ए करवा दूं, आप लोग बताएं. क्या करवा दूं? सेक्शन ए, ओके. अब मैं बहुत स्पीड से पढ़ूंगा. मैंने कहा हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है, विदाउट कंपैरेटिव फिगर्स है. हमें क्वालिटेटिव डेटा भी चाहिए, न्यू म्यू चाहिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स चाहिए, जीपीआई चाहिए, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, कुछ भी नाम ले दें, एचटीआई चाहिए, ताकि हम प्रॉपर जजमेंट कर सकें मैक्सिकन लिविंग स्टैंडर्ड्स की. सॉरी बेटे. क्वेश्चन 5 करना है तो कर लेते हैं. टाइम थोड़ा था, मैं कह रहा था कि हमने सेक्शन ए बिल्कुल नहीं किया. चलिए, करवाया हुआ है ना, वीडियोस में है. तो लेट्स मूव ऑन. लेट्स गो टू सेक्शन ए. बहुत जल्दी में करते हैं, वैसे ये भी किया हुआ है. Reduced migration to the US. The factors of production, land, labor, capital, enterprise form the basics for all economic output. Whilst land is geographically fixed, other factors of production, for example, labor, are mobile.
Large number of migrants move from country to country every year. Many migrate to the US. The average increase in the number of migrants working in the US was 0.6 million per year until 2018. However, the COVID 19 restrictions in place since 2019 prevented migration, and by 2022, the total number of migrants working in the US was nearly 2 million lower than expected. Half of migrants initially came as students to be college educated, often in science based subjects. Post graduation, they often remain to work in the high tech industries before many return to their home countries with enhanced skills. Well educated migrants are three times more likely to start businesses than inhabitants of the US. Reduction in the number of new migrants will reduce the number of new businesses, and this in turn would reduce job creation by an estimated 2 lakh. The remaining non college educated migrant workers work mainly in lower paid sectors such as retail and agriculture. They also play an important role in industries such as hospitality, means tourism, वगैरह, and food related services. Many of the migrants send money to family members who remain in their home countries. Figure 1.1 shows the relationship between job vacancies in the various industries and the share of migrant workers in the workforce of these industries. ओवरऑल माइग्रेशन बढ़ी है, कुछ इंडस्ट्रीज का शेयर ज़्यादा है. जैसे अगर आप गौर से देखें तो फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है. ठीक है. जो अपना वैकेंसी बाय इंडस्ट्री में, लेट मी सी, माइग्रेंट शेयर बाय इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन में तकरीबन जॉब वैकेंसीज कम है लेकिन शेयर ज़्यादा है. तो इसको हम बाद में जज करेंगे. Reduction in migrants took place at the same time as more older US workers retired. Mexican and Central Americans form the largest share of migrants at over 30% of the total. Average incomes in their home countries are between 10 and 20% of US average. There is also significant unemployment and underemployment in their home countries. Unemployment तो आपको पता है, underemployment जब कोई बंदा अपने लेवल से नीचे काम कर रहा है. एक पीएचडी है और वो गेट कीपर है. In the US, migrants earn on average 12% less than average wage for all workers. This varies by ethnic origin. Hispanic workers earn 16% less than the average, while white workers earn 15% more than average. Identify the relationship between variables shown in figure 1.1 and suggest one possible reason for the relationship. एक बच्चा कोई आ रहा है, let me see. मोहम्मद अरहम. हम्म. यार ये असल अरहम है, क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ जी. इब्राहिम क्या कह रहे हो? ओके, चलें, होपफुली इट इज हिम. राइट जी. आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स शोन इन फिगर 1.1 एंड सजेस्ट वन पॉसिबल रीजन फॉर द रिलेशनशिप. फिगर 1.1 जो अनफिल्ड जॉब वैकेंसीज and migrant workers in the US workforce for selected US industries 2019, or figure 1.1, sorry, ये है, shows the relationship between job vacancies in various industries and the share of migrant workers in the workforce of these industries in the US. जी, क्या रिलेशनशिप नजर आ रहा है आपको? I told you October is a tough paper, but कोशिश करें थोड़ा सा. पॉजिटिव रिलेशनशिप है. माइग्रेशन, माइग्रेंट वर्कर का शेयर बढ़ रहा है. ठीक है. इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, स्पेशली कंस्ट्रक्शन एंड हॉस्पिटैलिटी, जिसके अंदर यहाँ पे उसने रीजन दी हुई है. लेस एजुकेटेड migrant workers work in retail and agriculture, hospitality and food related services. ठीक है. दूसरा हमें ये नजर आ रहा है कि जी साइंस एंड टेक में भी कुछ वर्कर्स आते हैं बिकॉज वो हाई क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, और बाद में रुक जाते हैं हाई टेक इंडस्ट्रीज में. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई सवाल यहाँ पे?
अब उसने कहा जी पीपीसी पे अक्सर क्वेश्चन आया था, विद द हेल्प ऑफ अ पीपीसी कर्व डायग्राम explain both the likely effect of the prevention of migration to the US from 2019 and the retirement of older US workers on the US productive potential. तसल्ली से पीपीसी इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर कम होगी माइग्रेशन कम होने से, रिटायरमेंट की वजह से ओल्डर वर्कर्स आर यूजुअली वेरी स्किल्ड एंड हाईली ट्रेन्ड, उनके रिटायर होने से प्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर कम होने से। सबको समझ आ गया? 2 marks for the shift of PPC inward and 2 marks for explaining why. Everyone clear on this, G? पीपीसी ड्रॉ करने के और 2 मार्क्स एक्सप्लेन करने के। अब्दुलरहमान आप मुझे बताएं, उसने क्या पीपीसी डायग्राम बनाएं, पहले मुझे बताएं क्या लेबल करेंगे। गुड वाई गुड एक्स, ठीक है। अब कुछ अमेरिकन वर्कर्स रिटायर हो रहे हैं और इमिग्रेंट्स कम आ रहे हैं, लेबर की सप्लाई कम हो रही है, पीपीसी विल तसल्ली से अब्दुलरहमान, कॉन्फिडेंस से क्या होगा? इनवर्ड शिफ्ट होगा। रीजन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर कम हो जाएगी, सप्लाई लेबर की कम होगी, हमारे पास एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से हमारा पीपीसी लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। एवरीवन क्लियर? दिस इज ऑल यू नीड टू डू। मैं आपको इसकी मार्क्स स्कीम भी दिखा देता हूं। अच्छा, इसकी नहीं है, सॉरी जी, आई एम सॉरी, इसकी मार्क्स स्कीम नहीं है जी। और बताएं, कोई कंफ्यूजन? Okay. Using the information and labor market theory, analyze why the wages received by migrant workers in high-tech industry are likely to be higher than the wages received by migrant workers in the hospitality industry. यस, यही आंसर है। सबसे पहले वेट वेट वेट, इसने डायग्राम मांगे हैं? नहीं, लेकिन हम बना देते हैं। एक में डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट कर देंगे, वर्कर्स का एमआरपी ज्यादा है, माइग्रेंट वर्कर्स जो हाईटेक इंडस्ट्री में है ज्यादा कमाएंगे, उनकी वेज ज्यादा होगी। दूसरे में लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो, उनका एमआरपी कम है। ठीक है जी। अब मुझे बताएं क्यों वेजेस रिसीव्ड हाईटेक इंडस्ट्री में ज्यादा है? उनका एमआरपी ज्यादा है, स्किल लेवल ज्यादा है, क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो वहां पे रुके हुए हैं, तो दे विल अर्न मोर and they will be highly demanded, demand curve will shift to the right, they will end up earning more. अब मुझे बताएं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वालों का लो क्यों है? उनका एमआरपी कम है, स्किल लेवल कम है, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कम है, डिमांड इनकी कम है और सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से वो लो अर्न करेंगे। उनकी इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी वगैरह में थोड़ी पे मिलती है बिकॉज थोड़ी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। क्लियर ऑन दिस मेरे बच्चों? सॉरी जी, मार्शल को तो बोलने नहीं दे रहा कोई, आप बताएं। एनीवन वांट्स टू मेक अ कमेंट? Okay, let's move on. Evaluate the likely impact of a return to the migration levels prior to 2019 on the macroeconomic performance of the US economy. वो कहता है अगर माइग्रेशन लेवल जो 2019 से पहले थे उस पे रिटर्न हो जाए तो यूएस इकोनॉमी पे क्या असर आएगा? तसल्ली से पहले, अप टू 4 मार्क्स, व्हाट आर द पॉजिटिव्स? बिजनेसेस सेटअप करते हैं, शाबाश, ये मजा आया ना। अनस आपका भी ठीक था। rise in immigration levels back to 2019 levels will result in greater supply of migrant workers who are paid lower than white workers by about 12% for Hispanic workers, 16%, and for others 12%.
तो सस्ती लेबर मिलेगी जिससे फर्म्स की कॉस्ट कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, जिन इंडस्ट्रीज में शॉर्टेज ऑफ लेबर है वो पूरी हो जाएगी। फिर ये वर्कर्स आके बिजनेस सेटअप करते हैं जिससे लोकल वर्कर्स की भी डिमांड बढ़ेगी और माइग्रेंट्स की भी, और एज अ रिजल्ट जॉब क्रिएशन जो 2 लाख कम होने का चांस था वो वापस क्रिएट हो जाएगी। समझ आ गई जी? डेटा भी यूज करें और अपनी इकोनॉमिक्स भी। अब जी इनके आने के नुकसान क्या है? अभी 2 मिनट पहले हम नेट माइग्रेशन के नुकसान बता रहे थे। Local people may not get enough jobs because these workers are cheaper. तो लोकल वर्कर्स ओवर पॉपुलेशन हो सकती है। इसके अलावा ये अपना रेमिटेंसेस वापस भेजते हैं जिसकी वजह से अमेरिका का करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा सकता है। इसके अलावा क्राइम रेट्स बढ़ते हैं, सोशल अनरेस्ट आती है, कल्चरल मिंगलिंग से डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। ठीक हो गया? जी 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 जी। बेटे वो सेट करें या डोमेस्टिक करें, सनराइज इंडस्ट्री तो आएगी ना। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, हमारे काफी अच्छे पॉइंट्स बन गए थे, कंक्लूजन दे देना। कंजम्पशन बढ़ेगी, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट करते तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो भी माइग्रेशन के पॉजिटिव नेगेटिव, पोल्यूशन बढ़ सकती है, इलाके गंदे हो सकते हैं, ये सब कुछ करते हो, क्राइम रेट्स बढ़ सकता है, सोशल अनरेस्ट बढ़ सकता है, कुछ भी आप लेके आ सकते हैं। क्या चीज? यार, स्कॉलर सेंटिमेंट क्या होता है? सॉरी मासल, बट आई लाइक दिस किड। एनीवेज जी, सो दैट्स दैट। एंड मुझे बताएं क्या करें, अब समझ आ गया है? अच्छा, अब मैं सोच रहा हूं हम नमाज ब्रेक लेते हैं, मैंने ईशा भी नहीं पढ़ी, ईशा पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्लीज कम विद क्वेश्चंस, मैं आपको सिर्फ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिवाइज करूंगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा क्या करा दूं? प्रोटेक्शनिज्म का बिल्कुल कर देते हैं, टैरिफ्स वाला एक्सटेंडेड डायग्राम। अब बस नमाज पढ़ के बेटे 10:15 बजे मुझे बताएं, आप लोग जो भी कहेंगे मुझे प्लीज अपने अपने ग्रुप्स में मैसेज कर दो। मैं आपको थोड़ा सा लेबर मार्केट भी, ओके, हमने काफी काम किया उसमें। सब कुछ ही करवा दो। प्लीज मैसेज इन योर ग्रुप्स पर्टिकुलर थिंग्स दैट यू वांट रिवाइज। मैं तो एमपीआई करवाने लगा हूं, और मेरे ज़हन में था कि थोड़ा सा हम कर लेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ, वो बच्चों को नहीं आती होती। हिस्टेरिसिस की टर्म करवा दूंगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो आम तौर पे बच्चों को नहीं आ रही होती। जी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो बार बार वही मार्केट फेलियर है, लेबर मार्केट है, कंज्यूमर बिहेवियर है, माइक्रो में से पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन। लेबर मार्केट पूरा चैप्टर करवा दूं? हाँ, कोई वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। ठीक है, अभी भी 2 मिनट पहले भी किए थे। तो खैर, एनीवेज आई विल सी यू एट 10:15। इफ नीड बी विल हैव अनदर क्लास एज वेल, नो वरीज एट वेल। ओके जी, सो टेक केयर, सी यू ऑल। जी बच्चे।